ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये सच्ची घटनाएं हैं जहां प्यार में पागलपन, धोखा और बहुत सोच समझकर की गई हिंसा शामिल है। और अब इस डरावनी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, एक ऐसा शख्स जिसकी मुस्कान देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि तूफान आने वाला है। ये सिर्फ एक जुर्म की बात नहीं है, ये उन आम लोगों की कहानी है जो अंदर ही अंदर ऐसे इरादे रखते हैं जो उन्हें बहुत खतरनाक रास्तों तक ले जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिडनाइट में आपकी मिडनाइट स्टोरीज के लिए। आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस की। सोनम रघुवंशी का जन्म करीब साल 2000 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इस वक्त वो करीब 25 साल की है। उनकी मम्मी का नाम संगीता और पापा का नाम देवी सिंह रघुवंशी है। देवी सिंह जी ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की। एक छोटी सी आटा चक्की से शुरुआत करके अपने पसीने और हौसले से बड़ा कारोबार खड़ा किया। उनके बड़े भाई गोविंद रघुवंशी आज भी उसी फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं, एक शांत गर्व के साथ। सोनम भी इस काम में पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। वो ऑफिस का काम, बिल बनाना और रोज का मैनेजमेंट खुद देखती थी। ये सब वो बस एक जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि पूरे दिल से करती थी, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उनके परिवार का सपना था। राजा रघुवंशी का जन्म 1996 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। अपनी मौत के समय उनकी उम्र 29 साल थी। वो अशोक और उमा रघुवंशी के बेटे थे और उनके 2 भाई थे, विपिन और सचिन, जो हमेशा उनके बहुत करीब रहे। राजा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और इंदौर में अपने परिवार का लॉजिस्टिक्स और सामान ढोने का कारोबार पूरी लगन और गर्व से संभालते थे। वो आरामदायक जिंदगी जीते थे और अपने इलाके के व्यापारिक समाज में उन्हें इज्जत और पहचान मिली हुई थी। राजा और सोनम का रिश्ता दोनों परिवारों ने आपस में तय किया था, जो कि 2024 की शुरुआत या 2023 के अंत में तय हुआ था, जैसा कि परिवार वालों और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। दोनों परिवार इंदौर के रहने वाले थे। हालांकि उनके बीच कोई कारोबार या पहले से जान पहचान नहीं थी। फिर भी दोनों परिवारों को लगा कि यह रिश्ता राजा और सोनम दोनों के लिए अच्छा रहेगा और उन्होंने उम्मीद की थी कि वो एक साथ खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कई खबरों में बताया गया कि सोनम अपने फैमिली बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी होती जा रही थी, जिससे शादी से पहले के दिनों में राजा खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सोनम अक्सर काम से जुड़े फोन कॉल्स उठाती थी और शादी की बातों को टाल देती थी, जिससे ऐसा लगने लगा कि वो इस शादी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। राजा ने कई बार कोशिश की कि सोनम को शादी की तैयारियों में शामिल करे, लेकिन सोनम या तो बातचीत जल्दी खत्म कर देती थी या बात को बदल देती थी। ऐसा कई बार अरेंज मैरिज में होता है, जब एक पर्सन शुरुआत में डिस्टेंस बनाए रखता है। राजा इस बात को लेकर परेशान हो गए और उन्होंने अपनी मां से बात की। फिर उनकी मां ने सोनम से प्यार से कहा कि वो राजा को थोड़ा और समय दे, क्योंकि यही उनके रिश्ते के लिए जरूरी है। इसके बाद माहौल थोड़ा बदलने लगा। सोनम और राजा एक दूसरे से बेहतर जुड़ने लगे और उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। 18 मई 2025 को इंदौर में रोशनी से चमकते मंडप और खुशी भरे जयकारों के बीच राजा रघुवंशी और सोनम ने 7 फेरे लिए। राजा पूरी तरह एक खुश और उम्मीदों से भरा दूल्हा लग रहा था। वहीं सोनम खूबसूरत लाल साड़ी में सजी हुई शांत मुस्कान के साथ उसके पास खड़ी थी, लेकिन चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था। परिवार वाले बहुत खुश थे। दोस्त झूम झूम कर नाच रहे थे और दोनों मंडप के नीचे खड़े होकर एक परफेक्ट जोड़े जैसे लग रहे थे। ये एक नई शुरुआत की खुशी का मौका था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 11 मई 2025 को इंदौर में शादी हुई। शादी के कुछ ही दिन बाद सोनम ने अचानक मेघालय हनीमून पर चलने का सुझाव दिया। यह सुनकर राजा चौंक गया, क्योंकि ये उसकी नहीं, सोनम की जिद थी कि वो इतनी दूर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी जगह जाए। वो जगह दूर थी, पहुंचना मुश्किल था और दोनों पहले कभी वहां नहीं गए थे। सोनम ने राजा की मां से कहा था कि वो शादी के बाद राजा के साथ कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहती है। इसी वजह से वो सोनम से एक शब्द भी नहीं कह सकी। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर राजा ने अपनी मां को वीडियो कॉल की।
मां ने देखा कि राजा ने सोने की चेन और अंगूठी पहन रखी थी तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने पूछा, इतना जेवर क्यों पहना है? राजा ने धीरे से कहा कि सोनम ने जबरदस्ती उसे यह पहनने को कहा था। थोड़ी ही देर में दोनों नोंगरियाट पहुंच गए, जो एक दूर दराज गांव है। वहां सिर्फ जंगल के ऊंचे नीचे रास्तों पर पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। वहां पहुंचकर उन्होंने एक होमस्टे में चेक इन किया। ट्रेकिंग के दौरान राजा की मां ने फिर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बहुत खराब था, इसलिए बात ठीक से नहीं हो पाई। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है तो मैं नहाऊं। नोंगरियाट में उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया, जैसा कि वहां आने वाले टूरिस्ट आमतौर पर करते हैं। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों को कुछ अजीब लगा। सोनम, जो अभी अभी शादी करके आई थी, वो बहुत शांत और दूरी बनाकर चल रही थी, जबकि राजा खुशमिजाज लग रहा था, मुस्कुरा रहा था और ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। 23 मई की सुबह करीब 5:30 राजा और सोनम होमस्टे से चेकआउट करके ट्रैक पर निकले। वो वेई साउडोंग फॉल्स जा रहे थे, वो जगह जिसे सोनम ने पहले से ही चुन रखा था। उनके पास बहुत कम सामान था। वो जल्दी निकले और चुपचाप चले गए, इसलिए किसी को उस समय कुछ अजीब नहीं लगा। बाद में एक लोकल पर्सन ने बताया कि उसने उस कपल को 3 और आदमियों के साथ देखा था। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने किसी लोकल गाइड को साथ नहीं लिया, जो पहली बार आने वाले लोगों के लिए आम बात होती है। वही आखिरी बार था जब किसी ने राजा और सोनम को देखा या उनके बारे में कुछ सुना। बहुत दिनों के बाद भी जब राजा के परिवार वालों का राजा से संपर्क नहीं हो पाया तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजा के भाई जल्दी ही मेघालय पहुंचे और वहां की पुलिस को सब बताया। मेघालय पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ड्रोन और लोकल गाइड्स की मदद ली गई। लेकिन लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से तलाश बहुत मुश्किल और धीमी हो गई। 29 मई को पुलिस को राजा और सोनम का किराए पर लिया गया स्कूटर जंगल के एक कोने में पड़ा मिला, जो सोहरा शिलोंग रोड से थोड़ा हटकर और वेई साउडोंग फॉल्स के पास था। स्थानीय लोगों ने पुष्टि की कि 23 मई के बाद राजा और सोनम कभी होमस्टे वापस नहीं लौटे थे। इससे डर और भी बढ़ गया कि जरूर कुछ बहुत गलत हो गया है। वेई साउडोंग फॉल्स के नीचे करीब 350 फीट गहरी खाई में एक सड़ी गली लाश मिली। गिरने और सड़ने की वजह से बॉडी बुरी तरह खराब हो चुकी थी, जिससे पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन राजा के भाई ने उसके कपड़ों और एक टैटू की मदद से उसे पहचान लिया। बाद में डीएनए टेस्ट से भी कंफर्म हो गया कि वो बॉडी राजा की ही थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद राजा गलती से गिर गया होगा या फिर किसी लोकल गैंग ने उसे मार डाला। सोनम अभी भी गायब थी और अगर गैंग का हाथ होता तो उम्मीद थी कि शायद सोनम अब भी जिंदा हो। राजा की बॉडी के पास पुलिस को एक सफेद शर्ट, एक स्मार्ट वॉच, दवाओं की पट्टी, एक मोबाइल की टूटी एलसीडी स्क्रीन, एक रेनकोट, एक मंगलसूत्र और एक डाउ मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि राजा पर डाउ जैसे हथियार से कई बार हमला किया गया था। उसकी मौत करीब 8 से 10 दिन पहले हुई थी, यानी लगभग 23 मई के आसपास। फिर पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। जो डाउ इस्तेमाल हुआ था वह मेघालय का नहीं था, वह नागालैंड की तरह का हथियार था, नया और खास तौर पर बनाया गया। पुलिस को शक हुआ कि कोई इसे लोकल क्राइम जैसा दिखाना चाहता था, लेकिन हथियार की स्टाइल से गलती कर बैठा। इससे पुलिस को लगा कि यह हत्या किसी लोकल गैंग ने नहीं की। जिस लोकल ने राजा और सोनम को 3 और आदमियों के साथ देखा था, वह आगे आया और उन तीनों की पहचान हुई। विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों संदिग्धों और सोनम की तलाश शुरू कर दी। 9 जून की रात करीब 3 से 4 बजे के बीच सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज इलाके में एक सड़क किनारे एक ढाबे पर दिखी। उसने एक दुकानदार से फोन मांगा और अपने भाई को वीडियो कॉल करके कहा कि वो सुरक्षित है। वह बहुत थकी हुई और एग्जॉस्टेड लग रही थी। उसके भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को खबर दी और फिर गाजीपुर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। सोनम को पुलिस कस्टडी में लिया गया
और मेडिकल चेकअप के लिए वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, ठीक से खाना नहीं खा रही थी और बार बार कह रही थी कि उसे बस सोना है क्योंकि वो ट्रॉमा में है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में न तो कोई चोट मिली, न ही किसी हमले के निशान। इससे कई गंभीर सवाल उठे। वो उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंची? अगर राजा की हत्या लोकल गैंग ने की थी तो सोनम को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? और सबसे हैरानी की बात, उसने अपने भाई से कॉल में राजा का नाम तक क्यों नहीं लिया? यहीं से यह केस और ज्यादा अजीब और डरावनी दिशा में मुड़ गया। पुलिस पूछताछ के दौरान सोनम ने आखिरकार राजा की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने सब कुछ अपने लवर राज कुशवाहा के साथ मिलकर प्लान किया था। राज पहले इंदौर में उसके भाई के प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस के पास पहले से ही पक्के सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज, खून लगा हुआ रेनकोट, डाउ और सोनम के फोन से मिले डेटा। आखिरकार सोनम टूट गई और साजिश में शामिल होने की बात मान ली। पुलिस को पता चला कि शादी से पहले सोनम और राज के बीच प्यार का रिश्ता था। सोनम ने बताया कि राज उससे 5 साल छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत खास था। उसने राज और बाकी 3 लड़कों से चोरी छिपे 200 से ज्यादा बार बात की थी, शायद एक दूसरा छुपा हुआ फोन इस्तेमाल करके। हनीमून के बहाने सोनम ने उन लोगों को अपना लाइव लोकेशन भी भेजा। इसी बहाने उसने उन्हें सीधा वेई साउडोंग फॉल्स तक पहुंचा दिया। इन्वेस्टिगेशन अफसरों का मानना है कि या तो सोनम पहले ही उस जगह पर जा चुकी थी या फिर उसे राज ने बहुत साफ साफ रास्ता बताया था, जो शायद पहले वहां आ चुका था। दोपहर करीब 2 बजे वाटरफॉल के पास राजा पर अचानक हमला हुआ। उसे मारा गया, उसका फोन तोड़ा गया और फिर उसकी लाश गहरी खाई में फेंक दी गई। सोनम थोड़ी देर के लिए वहां से चली गई थी, लेकिन बाद में वापस आई और लाश छुपाने में मदद की। सोनम ने पहले से ही हत्यारों को 15,000 एडवांस में दे दिए थे और बाद में 20 लाख का इनाम भी भेजा। शुरुआत में सोनम के परिवार ने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और पुलिस उसे फंसा रही है, लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब खुद उसके भाई ने मीडिया को बताया कि राजा की हत्या सोनम ने ही करवाई है। यकीन करना मुश्किल है। कुछ दिन पहले ही सोनम ने लाल दुल्हन वाली साड़ी पहनी थी और फिर उसी मुस्कान के साथ अपने पति को मरते हुए देखा, जिस पर राजा ने पूरी तरह भरोसा किया था। सोनम बस चुपचाप खड़ी रही और राजा अपनी जान के लिए चिल्लाता रहा। उसे धोखा किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसी औरत ने दिया जिससे वो बेहद प्यार करता था। क्या यह प्यार था जिसने उसकी आंखें बंद कर दी, या फिर एक ऐसा चालाक प्लान जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया? आज कोर्ट में कबूलनामे गूंज रहे हैं और राज इतनी तेजी से सामने आ रहे हैं कि इंसाफ भी पीछे छूट गया है। लेकिन एक सच अब भी मेघालय की चट्टानों पर हमेशा के लिए लिखा रह गया है। मरने वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन उस गहरी खाई की खामोशी आज भी सबसे तेज चीख बनकर गूंज रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ, बट जल्द ही लौटूंगा एक और चौंका देने वाले और दिल दहला देने वाले क्राइम केस के साथ। स्टे ट्यून्ड।